दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्कैम के बारे में जिसके बारे में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीरव मोदी स्कैम के बारे में, जो कि मुंबई के ब्रैडी हाउस पीएनबी ब्रांच में हुआ था। और इस स्कैम में फ्रॉड की रकम 11,000 करोड़ से भी ज्यादा की बताई गई है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि नीरव मोदी का डायमंड्स का बिजनेस था, जो कि अच्छा खासा प्रॉफिटेबल था। लेकिन फिर यहाँ सवाल उठता है कि जब सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था तो आखिर स्कैम करने की क्या नौबत आन पड़ी। क्या लालच के चलते नीरव मोदी ने यह कदम उठाया या फिर इनकी मंशा हमेशा से ही यही थी? आइए आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरा नाम है एजे, आप देख रहे हैं एजे टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीरव मोदी डायमंड्स का बिजनेस किया करते थे, जिसकी शुरुआत उनके दादाजी केशव लाल मोदी ने की थी। मगर वो इस बिजनेस को और ऊपर ले गए और दुनिया भर में अपना नाम कमाने लगे। नीरव मोदी ने सन 1999 में फायर स्टार डायमंड्स के नाम से एक कंपनी स्टार्ट की थी, जो कि रॉ डायमंड्स बेचती थी। अब क्योंकि नीरव मोदी को बिजनेस की अच्छी खासी समझ थी, तो काफी कम टाइम में इन्होंने बेल्जियम, आर्मेनिया, यूके और यूएसए तक में अपना बिजनेस फैला दिया था। अब इसके बाद नीरव मोदी डिसाइड करते हैं कि वो अपने रॉ डायमंड्स को शेप एंड पॉलिश करके बेचेंगे अगर ट्रेडर्स थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए राजी हैं तो। अब क्योंकि ट्रेडर्स को डायमंड्स को शेप एंड पॉलिश करवाना महंगा पड़ता था, तो वो इस डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं और नीरव मोदी पहले व्यक्ति बनते हैं जो कि डायमंड के बिजनेस में ऐसा कर रहे थे। और इसके चलते उनके प्रॉफिट्स बढ़ने लगते हैं। अब थोड़े समय के बाद मार्केट में और भी मर्चेंट्स ये सेम चीज करने लगे थे, तो अब नीरव मोदी को कुछ और अलग करने की जरूरत थी, जबकि उनके प्रॉफिट्स में ज्यादा कुछ फर्क इस बात से नहीं पड़ा था। फिर 2010 में नीरव मोदी एक नेकलेस डिजाइन करते हैं और ऑक्शन के लिए उसे भेज देते हैं, जो कि उनकी इतनी बड़ी सक्सेस होती है कि उस डायमंड के नेकलेस के चर्चे दुनिया भर में होने लगते हैं और पहली बार ग्लोबल स्टेज में उनका नाम सबके सामने आता है। इस नेकलेस के उन्हें 16.29 करोड़ रुपीस मिलते हैं ऑक्शन से, जो कि उनके लिए काफी बड़ी बात थी। अब इस इंसिडेंट से वो ज्वेलरी में और भी ज्यादा इन्वॉल्व हो गए और नीरव मोदी ब्रांडिंग से ज्वेलरी बेचने लगे। यही नहीं बल्कि इनकी बनाई ज्वेलरी लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आती थी कि वो उसे खरीदने के लिए अच्छे खासे दाम देने के लिए तैयार होते थे। अब क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने लगी थी और इनके पास इनफ डायमंड्स नहीं थे, जिसके लिए इन्हें डायमंड्स कहीं और से इंपोर्ट करने थे, मगर फंड्स की कमी होने के कारण ये वो भी नहीं कर सकते थे। अब इस सिचुएशन को सरवाइव करने के लिए ये बैंकिंग सिस्टम में एक ऐसा लूप होल ढूंढ निकालते हैं जो कि आगे चलकर शेप देता है 11,400 करोड़ के स्कैम को। इस लूप होल को समझने के लिए हमें पहले जरा थोड़े बेसिक समझने होंगे। मान लीजिए कि अगर आपको बाहर से डायमंड्स इंपोर्ट करवाने हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो ऑब्वियसली आप बैंक से लोन लोगे। बस इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आप अपने देश के बैंक से लोन लोगे तो आपको हाई इंटरेस्ट, करेंसी एक्सचेंज एंड अकाउंट ट्रांसफर जैसे चार्जेस पे करने पड़ेंगे। लेकिन वहीं अगर आप फॉरेन के बैंक से लोन लेकर वहीं पेमेंट कर दो तो आपके चार्जेस भी बच जाएंगे और आपको इंटरेस्ट भी कम देना पड़ेगा। लेकिन अब क्योंकि फॉरेन बैंक आपको नहीं जानता, तो वो आपको लोन देगा नहीं, जिसके लिए आप अपने लोकल बैंक फॉर एग्जाम्पल पीएनबी में जाते हो और लोन के लिए अप्लाई करते हो, जिसपे कि बैंक आपसे सिक्योरिटी मांगता है और उसके बदले में आपको लोन अमाउंट का बायस क्रेडिट देता है। एंड सेम उसी टाइम पे फॉरेन बैंक को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भेजता है, जिसमें कि ये लिखा होता है कि अगर आप उनके पैसे नहीं लौटा पाते हो तो वो सारे पैसे पीएनबी उन्हें पे करेगा। अब जो ये एलओयू होता है वो स्विफ्ट मैसेजिंग का यूज करके भेजा जाता है, जो कि इंटरनेशनल फंड ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखती है। अब इसके बाद फॉरेन बैंक एलओयू का अमाउंट उस देश के पीएनबी के नॉस्ट्रो अकाउंट में भेजता है, जहां से आपके एक्सपोर्टर की पेमेंट बायर क्रेडिट की मदद से क्लियर होती है। अब ये सब जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसका हिसाब लोकल बैंक्स में सीबीएस के थ्रू रखा जाता है, यानी कि कोर बैंकिंग सिस्टम, जो कि बैंक्स की सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने वाला सॉफ्टवेयर होता है। अब नीरव मोदी ने इसी लूप होल का फायदा उठाया, यानी कि नीरव मोदी ने मुंबई के ब्रैडी हाउस पीएनबी ब्रांच के 2 एम्प्लॉइज डेप्यूटी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी और क्लर्क मनोज खरत को लालच देकर खरीद लिया था। नीरव मोदी ने कहा कि उनकी कंपनी से पीएनबी की ब्रैडी हाउस ब्रांच को एलओयू की रिक्वेस्ट आएगी तो उन्हें एलओयू अप्रूव कर देना है बिना सिक्योरिटी लिए। साथ ही साथ इसकी कोई भी एंट्री सीबीएस में नहीं करनी है और इस काम के लिए उन दोनों एम्प्लॉइज को अच्छी खासी रकम दी जाएगी।
अब ये सिलसिला पूरे 7 सालों तक चला, जिसके बाद फिर 31 मई 2017 को डेप्यूटी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी का रिटायरमेंट होता है और नए डेप्यूटी मैनेजर दिनेश भारद्वाज अब उस ब्रांच में आते हैं। अब इसके बाद प्रॉब्लम ये होती है कि जब अगेन नीरव मोदी की कंपनीज एलओयू के लिए पीएनबी में रिक्वेस्ट भेजती है तो नए डेप्यूटी मैनेजर सिक्योरिटीज मांगते हैं, जिसपे कि नीरव मोदी के एजेंट्स कहते हैं कि वो तो सालों से बिना सिक्योरिटी के एलओयू ले रहे हैं। अब इस पे नए डेप्यूटी मैनेजर तुरंत इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं और उन्हें पता चलता है कि सच में बिना सिक्योरिटी के एलओयू अप्रूव किए गए थे और उनकी कोई भी एंट्री सीबीएस में नहीं की गई है। जब वो अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पीएनबी को 11,400 करोड़ रुपए फॉरेन बैंक्स को पे करने हैं, जिसपे कि तुरंत पीएनबी नीरव मोदी के खिलाफ सीबीआई में कंप्लेंट दर्ज करवाता है, मगर तब तक लेट हो चुकी थी। 1 जनवरी 2018 को नीरव मोदी अपने पूरे परिवार के साथ भारत छोड़कर चले गए थे, जहां उनका कोई भी पता नहीं चल पाया। फिर पीएनबी ने नीरव मोदी की सभी कंपनीज के असेट जब्त कर लिए थे, जिनका अक्यूमुलेटेड अमाउंट 5,100 करोड़ था। सिर्फ यही नहीं बल्कि सीबीआई और ईडी ने काफी एफर्ट लगाया नीरव मोदी को ढूंढकर इंडिया वापस लाने के लिए, मगर सभी एफर्ट नाकामयाब रहे। इसके बाद ईडी ने इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस की हेल्प ली, जो कि अगेन अनसक्सेसफुल रही क्योंकि नीरव मोदी का पता चल ही नहीं रहा था। फिर कुछ महीनों बाद पता चलता है कि नीरव मोदी यूके में है, जिसपे कि सीबीआई और ईडी ने यूके की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि नीरव मोदी को भारत को सौंप दिया जाए। मगर हैरानी की बात यह थी कि खुद यूके गवर्नमेंट को भी नहीं पता था कि नीरव मोदी यूके में कहां है। अब 9 मार्च 2019 को एक स्ट्रीट इंटरव्यू में नीरव मोदी दिखाई देता है और पता चलता है कि वो लंदन में रह रहा था, वो भी एक लग्जरी अपार्टमेंट में। अब यूके पुलिस नीरव मोदी को अरेस्ट करती है और इंडिया की एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट को कोर्ट में भेज देती है, जिसपे कि काफी दलीलें चलती हैं, मगर फाइनली 25 फरवरी 2021 को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट नीरव मोदी को गिल्टी बताकर इंडिया वापस भेजने का ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद नीरव मोदी हायर कोर्ट्स में अपील करता है, मगर वहां भी सेम डिसीजन सुनाया जाता है और ये कंफर्म हो जाता है कि नीरव मोदी को इंडिया लाया जा रहा है। 15 दिसंबर 2022 से ठीक 28 दिनों के अंदर नीरव मोदी को इंडिया आ जाना चाहिए था, मगर अभी तक एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस का कोई भी फॉलोअप नहीं आया है, जिसका रीजन फिलहाल पब्लिक को नहीं पता है। आपको क्या लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा कि अभी तक नीरव मोदी को इंडिया में वापस नहीं लाया जा सका है? क्या इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है या किसी और तरह की कोई फोर्स? मुझे अपने थॉट्स कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको जानना है कि कैसे भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी ने भारतीयों के साथ बहुत बड़ा स्कैम किया था, तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।